एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जमीन की सतह पर, जहां अब बीस्ट फोल्क लोग झुककर सलाम कर रहे हैं उस फरी को जो कभी उस पार्टी का हिस्सा था जिसने लाइट को धोखा दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वो किसी स्थानीय सेलिब्रिटी की तरह मशहूर हो चुका है। लोग तो उससे अपनी बहनों के साथ रिश्ता जोड़ने की भी भीख मांगते हैं। वो अपने साथियों के साथ ऐसे चलता है जैसे कोई बड़ा बॉस हो। तभी उसकी नज़र एक इंसानी बच्चे पर पड़ती है जो कूड़े में से कुछ खाने लायक चीज़ ढूंढ रहा होता है। लेकिन वो फरी बहुत बड़ा रेसिस्ट है और बिना किसी वजह के बच्चे को लात मारकर भगा देता है, कहते हुए कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस इलाके में फिर कभी नजर मत आना। बाकी बीस्ट फोल्क उस पर तालियां बजाते हैं जैसे कोई बेवकूफ़ों की टोली हो। लेकिन जैसे ही वो टैवर्न में दाखिल होता है सन्नाटा छा जाता है। वो सबसे बढ़िया सीट चुनता है और अपने साथियों से कहता है कि जितना चाहो उतना खाना पीना मंगाओ, क्योंकि उसने हाल ही में काफ़ी मोटा पैसा कमाया है और उसे खर्च करना होगा इससे पहले कि आईआरएस उस पर छापा मारे। बाहर इंसान भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये फरीज बड़े ट्रे में मांस के सींक कबाब मंगवाते हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं कि वो बीस्ट फोल्क का आदर्श बन चुका है, जबकि वो खुद तो झुग्गियों में पैदा हुआ था और गटर से निकलकर इतना ऊपर पहुंचा कि अब सब उसकी तरह बनना चाहते हैं। वो शान से कहता है कि उसके जैसा बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने लोगों को मनाने की कला में महारत हासिल कर ली है। और चूंकि बीस्ट फोल्क स्वभाव से ही किसी का अनुसरण करने वाले होते हैं, उसे बस उस आदत का सही फायदा उठाना है और फिर वो किसी राजा की तरह जिंदगी जी सकता है। वो कहता है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि कामों को बांटना और तय करना कि कौन सा काम ज़्यादा मुनाफे वाला है और कौन सा काम ज़्यादा मेहनत मांगता है, लेकिन पैसे और ताकत दोनों में कम देता है। तभी एक बेवकूफ फरी उससे पूछता है कि क्या 3 साल पहले कॉन्कॉर्ड ऑफ 12 पार्टी के साथ किया गया काम मुनाफे वाला था। दूसरा फरी उसे सवाल पूछने के लिए डांटता है और फिर वो वुल्फ बीस्ट कहता है कि अफसोस, जिस फेडरेशन ने उन्हें काम पर रखा था उसने उन्हें गुप्त रहने की कसम खिलाई थी, इसलिए वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। उसे याद आता है कि वो उसके जीवन का सबसे आरामदायक और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला काम था, क्योंकि उसे बस एक बेकार, कमज़ोर और नाकाम इंसानी बच्चे को मारना था। और अब वो अमीर और मशहूर है, लेकिन उसे ये बात अब भी परेशान करती है कि वो कभी ये नहीं जान सका कि वो पोर्टल आखिर कहाँ ले गया था। हालांकि उसे पूरा यकीन है कि लाइट के बचने की जरा सी भी संभावना नहीं थी। वो सोचता है कि आखिर ये मेस्ट्रो क्या चीज़ थी जिसे फेडरेशन इतनी बेताबी से ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है, मानो उसे महसूस हुआ हो कि अगर वो इस बात की गहराई में गया तो उसके लिए खतरा हो सकता है। उसकी सोच तब टूटती है जब एक खूबसूरत लड़की वहां आती है, जो दरअसल मे होती है। वो बीच में आकर कहती है कि क्या वो उससे कुछ बात कर सकती है। वो पूछती है कि क्या वही ग्रो है, बीस्ट फोक्स का नेता। वो अपने गिलास से एक सिप लेता है और सिर हिलाकर हामी भरता है। तब मे उससे झूठ बोलती है कि वो मास्टर लाइट की नौकरानी थी, जो एक रईस खानदान से ताल्लुक रखता था। ये सुनकर ग्रो हैरान रह जाता है कि लाइट किसी कुलीन परिवार का सदस्य था और सोचने लगता है कि अगर उसने उसे जिंदा रखा होता तो शायद उसे और ज्यादा मुनाफा हो सकता था। मैं झूठ बोलते हुए आगे कहती है कि वो पिछले 3 सालों से लाइट को ढूंढ रही है और सारी जानकारी उसे इसी देश तक लाई है जहां लाइट को आखिरी बार एक नई पार्टी के साथ देखा गया था। तब जेरल जवाब देता है कि हाँ, वो उसी पार्टी का सदस्य था और लाइट सच में उनके साथ था। ये सुनकर मे की आंखें नम हो जाती हैं और वो झूठ बोलती है कि उसने सुना था लाइट डंजन में मारा गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। ग्रो सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है, लाइट की किस्मत खराब थी और वो मर गया। लेकिन मे उससे पूछती है कि क्या वो उसे उस जगह ले जा सकता है, ताकि उसे थोड़ी तसल्ली मिल सके कि लाइट आखिरी बार कहाँ जिंदा था। तब जेरल बदतमीजी से पूछता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? और उसकी हैरानी की बात यह होती है कि मे एक थैली निकालती है जिसमें 3 ठोस सोने की ईंटें होती हैं। उसके आसपास के साथी ये देखकर दंग रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन ग्रो अपने चेहरे के हाव भाव पर काबू रखता है, सोचते हुए कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, या फिर ये लड़की सच में बस चाहती है कि कोई उसे डंजन तक पहुंचाए। फिर भी वो तय करता है कि ये सौदा मान लेना चाहिए, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि एक अकेली इंसान लड़की उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ग्रो आखिरकार अपने साथियों को साथ लेकर मे को डंजन तक ले जाता है। कई घंटे चलने के बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मे थकी हुई दिखती है, लेकिन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो अब भी चल सकती है। ग्रो मन ही मन सोचता है कि किस तरह ऐसे बढ़िया काम खुद ब खुद उसके हिस्से में आते हैं। अब वो इस लड़की से सारा सोना लेगा और लाइट की कब्र पर ही उसका फायदा उठाएगा।
आखिरकार वो उस गुफा में पहुंचते हैं जहां लाइट को फेंक कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वहां पहुंचकर गार में से कहता है यही वो जगह है जहां लाइट का हादसा हुआ था। फिर वो झूठ बोलता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने उन पर अचानक हमला कर दिया था और लाइट को भागने का मौका तक नहीं मिला। वो टुकड़ों में काटा गया और फिर एक टेलीपोर्ट ट्रैप में फंस गया, जिसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर मैं घुटनों पर गिर जाती है और रोने लगती है, जबकि गार्ड मन ही मन सोचता है कि इंसान कितने घटिया और कमज़ोर होते हैं, जो ये तक महसूस नहीं कर पाते कि खतरा उनके सामने खड़ा है। उसके साथी धीरे धीरे अपनी जगह लेते हैं, एकमात्र रास्ते को बंद करते हुए, जबकि गार्ड बेशर्मी से झूठ बोलता रहता है कि उसने लाइट को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। ठीक उसी वक्त जब वो हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी मे की आवाज़ अचानक बदल जाती है। वो कहती है कि सिर्फ इस धरती सबसे घटिया और घृणित जीव ही किसी नेकदिल इंसान जैसे लाइट को धोखा दे सकते हैं, उसे इस गंदी डंजन में फंसा सकते हैं और फिर उसकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वो चारों ओर देखती है और सोचती है कि अगर वो थोड़ी पहले लाइट की सेवा में आई होती तो उसे कभी पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता, न उसके पैर में तीर मारा जाता और न ही उसे मौत के करीब तक पीटा जाता। ग्रो को तुरंत खतरे का एहसास होता है और वो पीछे कूद जाता है, सोचते हुए ये औरत आखिर सब जानती कैसे है। उसके साथी भी हैरान हैं, क्योंकि उन्हें इस पूरी सच्चाई का पता ही नहीं है। लेकिन ग्रो जानता है कि जो कुछ वहां हुआ था उसके बारे में सिर्फ दो तरह के लोग जान सकते हैं, उसकी पार्टी के 12 सदस्य या फिर देश के कुछ चुनिंदा बड़े लोग। वो गुस्से में पूछता है, तुम आखिर हो कौन? किसके लिए काम कर रही हो? क्या तुम्हें किसी दुश्मन कबीले ने जासूसी के लिए भेजा है? मैं हंसकर उसे नीचा दिखाती है और कहती है, मैं सिर्फ लाइट के लिए काम करती हूँ और अब तुम उसके क्रोध का सामना करोगे। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है कि ग्रो खुद डर जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो एक इंसान से डर सकता है। वो खुद को याद दिलाता है कि ये तो बस एक घटिया इंसान है जिसे इस्तेमाल करके फेंक देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी सिर्फ नज़रों से ही ग्रो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये मजाक नहीं है। उसकी प्रवृत्ति उसे चेतावनी दे रही होती है कि अगर वो उससे लड़ा तो उसकी मौत तय है। तभी इससे पहले कि मैं कुछ करे, अंधेरे कोने से एक जानी पहचानी आवाज आती है, लाइट की। वो शांत स्वर में मैं से कहता है, शांत हो जाओ, ग्रो का हिसाब मैं खुद करूंगा। ग्रो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वो कोई भ्रम सुन रहा है, लेकिन तभी लाइट सामने आता है, जैसे किसी पुराने दोस्त का स्वागत कर रहा हो, और मुस्कुराते हुए कहता है, 3 साल पहले जो तुमने किया था उसका हिसाब चुकाने मैं खुद आया हूँ। ग्रो की हंसी फूट पड़ती है, उसका आत्मविश्वास लौट आता है। वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर देखूंगा, लाइट। और अब देखो, एक लेवल 15 का कमजोर इंसान मेरे जैसे लेवल 150 रेड बॉस के सामने क्या कर लेगा। वो हंसते हुए आगे कहता है, मुझे नहीं पता तुम आखिर कैसे जिंदा बच गए, लेकिन अब मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा और तुम्हारी लाश सबूत के तौर पर ले जाऊंगा। लाइट एक हल्की सांस छोड़ते हुए पूछता है, क्या तुम्हें जरा भी जिज्ञासा नहीं हो रही कि मैं कौन है और वो कितनी ताकतवर है? गार्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि उसकी ये छोटी सी नौकरानी कितनी ताकतवर है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि कमजोर इंसान कभी भी बीस्ट फोक जैसे उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। वो अकड़कर कहता है कि उसके सारे साथी लेवल 130 से ऊपर हैं और वो दोनों को पल भर में कुचल देंगे। ये कहते ही वो हमला करने का आदेश देता है। उसके 2 साथी तुरंत लाइट की ओर दौड़ते हैं, उसकी जान लेने के इरादे से, लेकिन पलक झपकते ही मैं उनके सामने प्रकट होती है और अगले ही पल उनके सिर जमीन पर गिर चुके होते हैं, जबकि उनके बेजान शरीर वहीं डह जाते हैं। मैं ठंडी आवाज में चेतावनी देती है, जो भी लाइट को धमकाने की कोशिश करेगा उसका सिर इसी तरह उड़ जाएगा। लेकिन लाइट शांत स्वर में उसे पीछे हटने को कहता है और कहता है, बस सारे रास्ते बंद कर दो, क्योंकि अब मैं भी इस मजे में हिस्सा लेना चाहता हूँ। ग्रो के साथी अपनी हिम्मत खोने लगते हैं, क्योंकि जो उन्होंने अभी देखा उस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन ग्रो उन्हें संभालने की कोशिश करता है और कहता है, वो बस कोई सस्ती चाल थी, कुछ खास नहीं। लाइट मुस्कुराकर पूछता है, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि इंसान तुमसे नीच हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद इंसान ही इस दुनिया की सबसे ताकतवर जाति है? जेरल इस बात पर जोर से हंसता है, अपने लेवल की ताकत दिखाते हुए, लेकिन लाइट शांत होकर जवाब देता है, लेवल तो बस एक संख्या है, इसका असली ताकत से कोई लेना देना नहीं। गार्ड अब बहुत हो चुका सोचकर अपने सारे साथियों के साथ लाइट पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह होती है कि लाइट एकदम स्थिर खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत पानी की तरह, और फिर अचानक एक जबरदस्त पलटवार करता है।
वो हर एक कुत्ते के वार को रोकता है और पलटकर उन्हें इतनी जोर से मारता है कि सब जमीन पर गिरकर हांफने लगते हैं। लाइट धीरे धीरे गार्ड के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या अब भी उसे लगता है कि इंसान कमजोर होते हैं। लेकिन ग्रो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दर्द के बावजूद खुद को संभालता है और फिर से उछल पड़ता है, ये कहते हुए कि कोई भी इंसान उससे मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहते ही वो अपनी जेब से एक जादुई क्रिस्टल निकालता है और जमीन पर पटक देता है। उसी पल उसके सामने उसका फैमिलियर प्रकट होता है, एक लेवल 500 का भेड़िया राक्षस। लाइट शांत स्वर में पूछता है कि बस इतना ही कर सकता है वो। लेकिन जेरल सोचता है कि लाइट डर के मारे बोल नहीं पा रहा। वो लाइट से कहता है कि अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर दो, वरना अब बच नहीं पाओगे। लेकिन लाइट बिना हिले खड़ा रहता है और कहता है, हमला करो, मैं यहां से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। ग्रो गुस्से से भर जाता है और अपने जानवर को आदेश देता है कि वो ऐसा शक्तिशाली धमाका करे जो पूरी एक शहर को मिटा सके। लेकिन जैसे ही धूल का गुबार छंटता है, ग्रो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने लाइट उसी जगह खड़ा है जैसा उसने कहा था, बिना किसी खरोंच के। लाइट उसकी तरफ देखकर मजाक में कहता है, इतना बड़ा नाम दिया अपने हमले को, और हुआ क्या? बस धूल उड़ाई। ग्रो कुछ बोल नहीं पाता, जबकि उसके साथी डर के मारे कांपने लगते हैं। लाइट कहता है कि अब मेरी बारी है हमला करने की। वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है, जैसे किसी युगियो खिलाड़ी की तरह। वो लेवल 9000 का अल्ट्रा रेयर कार्ड निकालता है, प्राइमल वुल्फ गॉड का, और अचानक उसके पीछे वो देवता प्रकट होता है, चमकदार और पारदर्शी रूप में, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। लाइट आदेश देता है कि वो वुल्फ गॉड ग्रो के फेमिलियर को खत्म कर दे। लेकिन सुपर पावरफुल धमाका करने के बजाय वो देवता बस एक हल्की सी सांस छोड़ता है। उस सांस की ताकत से ग्रो का भेड़िया क्रिस्टल में बदल जाता है और उसी पल उसके सामने चकनाचूर होकर बिखर जाता है। ग्रो वहीं खड़ा रह जाता है, बेबस और हक्का बक्का, यकीन नहीं कर पाता कि उसका लेवल 500 वाला भेड़िया मॉन्स्टर 1 सेकंड में मिट्टी में मिल गया। लेकिन लाइट शांत स्वर में कहता है कि अगर वो चाहता तो उस मॉन्स्टर को खुद ही हरा सकता था। ये साबित करने के लिए वो अपना असली लेवल दिखाता है, जो निकलता है मैक्स लेवल 9999। ग्रो की आवाज़ कांपने लगती है। वो हकलाते हुए कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इंसानों का मैक्स लेवल तो 100 तक ही होता है। और अगर लाइट सच में वही इंसान है जो पहले था, तो अब तक वो थोड़ा बड़ा तो हो ही गया होता। तब लाइट बताता है कि वो एक एज रिंग का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उसका शरीर बढ़ना बंद हो जाए, क्योंकि वो खुद को और उस दिन को याद रखना चाहता है, जिस दिन उसे इस धरती के सबसे घटिया लोगों ने धोखा दिया था। ये सुनकर जेरल समझ जाता है कि अब उसका अंत तय है। उसके पास लाइट जैसे राक्षस को हराने का जरा भी मौका नहीं है। उसे पता है कि अब वो मर चुका है, इसलिए वो वही करता है जो हर कायर करता है, अपने हथियार जमीन पर फेंक देता है और माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि उसने जो किया वो मजबूरी में किया, फेडरेशन के दबाव में। वो दावा करता है कि आज भी उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, बल्कि वो सच्चाई बताने वाला था। लेकिन उसके साथ ही खुद ही ये सब योजना बनाकर उसे इसमें घसीट लाए। उसके अधीन काम करने वाले सैनिकों को यकीन नहीं होता कि यही वही आदमी है जो सुबह तक अपनी ताकत और कौशल का घमंड दिखा रहा था। जेरल सिर झुका लेता है और लाइट से माफी की भीख मांगता है, यहाँ तक कि कहता है कि अगर लाइट चाहे तो वो उसका निजी पालतू बन जाएगा। लेकिन लाइट को इसकी कोई परवाह नहीं। वो बस एक ठंडी आवाज में पूछता है, असल में ये मेस्ट्रो क्या है, और सरकार उसे ढूंढने के लिए इतनी पागल क्यों है? ग्रो ईमानदारी से जवाब देता है कि उसे नहीं पता मेस्ट्रो कौन है, बस सरकार ने इतना कहा था कि शायद वो कोई इंसान होगा। तब लाइट पूछता है, तो जब तुम्हें लगा कि मैं मेस्ट्रो नहीं हूं, तब भी मुझे मारने का फैसला क्यों किया? ग्रो तुरंत सिर झुका देता है और कहता है कि सच में उसे कुछ नहीं पता, बस उन्हें ऐसा करने का आदेश मिला था। इसके बाद लाइट अपनी नज़र उन गुर्गों की ओर घुमाता है और पूछता है कि क्या उनमें से किसी को कुछ पता है। अपनी जान बचाने के लिए वे सब झूठ बोलने लगते हैं कि उन्हें वो जानकारी मालूम है जो लाइट चाहता है। लेकिन मे अपनी खास आंख से उनके झूठ को देख लेती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें टुकड़ों में काट देती है। खून चारों तरफ फैल जाता है और वो ठंडे स्वर में कहती है, जो भी लाइट के सामने झूठ बोलेगा उसकी मौत मेरे हाथों होगी। इसके बाद लाइट दोबारा ग्रो की तरफ देखता है और पूछता है, अगर मैं सतह पर जाकर युद्ध छेड़ दूं तो क्या तुम्हें लगता है कोई मुझे हरा पाएगा? ग्रो ईमानदारी से जवाब देता है कि लाइट बेहद ताकतवर है और अकेले ही पूरे देशों को मिटा सकता है। लेकिन अगर सारे देश एकजुट हो जाएं और अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करें तो शायद उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार वो एक आदमी है जिसके साथ सिर्फ एक मेड है। लाइट हल्की मुस्कान के साथ कहता है,
मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके सबको अपने सिंहासन कक्ष में ले जाता है। गार्ड की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं, वो मानो पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। उसके सामने लाइट की सेना खड़ी है, जहां सबसे निचले सैनिक का लेवल 1500 है, 4 मेड्स का लेवल 9099 है और बाकी अनगिनत योद्धाओं का लेवल 6000 से 9000 के बीच है। ग्रो बोल भी नहीं पाता, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं जब उसे एहसास होता है कि लाइट एक झटके में पूरी धरती को मिटा सकता है। अब वो इंसान नहीं रहा, बल्कि एक देवता बन चुका है। और उसके मन में ये सवाल गूंजता है, जब युद्ध शुरू होगा तब इस दुनिया का क्या होगा। लेकिन यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।